चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 का टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। कोई दो इवेंट्स मान लेते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इवेंट्स क्या होते हैं? सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। Then probability of occurrence of event A is not affected by the occurrence of event B। इसका ना मतलब समझने की कोशिश करो। इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो मैंने क्या लिखा, ए एंड बी दो इवेंट्स लिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज नॉट इफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ, देन इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। इसका बेसिकली मतलब ये है, डैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए और ए बाय बी के बराबर हो जाती है। मतलब ये जो बी है ना, ये इसको कोई इफेक्ट नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ना कार्ड का एक डेक ले लेता हूँ, 52 कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। उस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने कार्ड्स ले लिए 52। ए ले लेते हैं इवेंट, उसमें हम क्या रखें, हार्ट रख लेते हैं। ए रख लेते हैं हार्ट्स, ठीक है। और बी रख लेते हैं, बी को रख लेते हैं किंग्स रख लेते हैं, ठीक है। अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। हार्ट्स कितने होते हैं? हार्ट्स होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 अपॉन टोटल 52। अच्छा, अब किंग्स कितने होते हैं कार्ड्स में? किंग्स होते हैं 4, ठीक है। अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो 13 और 4 में कितने किंग्स कॉमन होंगे? 13 में एक किंग होता है और इसमें 4 किंग है, तो दोनों में एक किंग कॉमन होगा, तो ये हो गया 1/52। समझ आई? इसमें 13 में एक किंग होता है और इसमें 4 किंग है, तो एक तो कॉमन होगा ना दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूं मैं? प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालने जा रहा हूं। ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 4/52, तो ये बचा 1/4। और देखो 1/4 किसके इक्वल है? अगर मैं इसको कैंसिल करूं 1 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या? 1/4। ये देखो मैंने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए को इफेक्ट नहीं करती इस केस में, जब इंडिपेंडेंट दिया हो, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी बी बाय ए निकालते हैं। वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू, इसको भी मैं 13/52 लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, तो ये देखो ये आ गया 1/13। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये भी 1/13, तो 1/13 है प्रोबेबिलिटी बी के बराबर। तो हम क्या सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो इस केस में ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो बी को इफेक्ट नहीं कर रही, और इस केस में बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए को इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। इस टाइप के इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो इसके बाद हमने एक थ्योरम करेंगे, छोटी सी थ्योरम है। अच्छा, अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हों, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को ना ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, मैं इसका ना प्रूफ बताता हूँ कैसे आया ये। आपने याद रखना है, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आगे मैं ये सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है ना। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी देखो किसके इक्वल हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कब होगा? जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। अब बी को उस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो ये मेरा मैंने इस थ्योरम का प्रूफ कर दिया। तो याद रखो, जब भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए होंगे तो हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड पी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट्स। अब देखो ए और बी इंडिपेंडेंट्स दिया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या होगी? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये कब होगा? जब ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे। ए की वैल्यू 3/5, बी की वैल्यू 1/5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/25। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो। हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अगर एक निकाल दिया तो वापस नहीं डाल सकते। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड में से। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब वो दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए? ब्लैक। अब देखो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन, याद रखना। ठीक है, तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए को हम ले लेते हैं, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, ए ले लिया, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, और बी ले लेते हैं, सेकंड कार्ड इज ब्लैक। अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखो ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। तो 26 में से हमने एक कार्ड लेना है, तो देखो इसको ऐसा लिखा जाता है 26C1। यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होती है। ठीक है, तो 26C1 26 ही होता है, तो ये आ जाएगा 26। और टोटल में कितने कार्ड हैं? 52। तो इसमें से भी एक लेंगे, ये भी बनेगा 52C1, 52C1 52 होता है। ये कॉम्बिनेशन है, ये आपने 11th में की हुई है। अब बी में देखो क्या लिखा है, सेकंड कार्ड इज ब्लैक। अब हमने फर्स्ट कार्ड ब्लैक लिया, एक कार्ड हमने निकाल दिया हुआ है, अब पीछे कितने ब्लैक रह गए? अब रह जाएंगे 25। कितने रह जाएंगे? 25। अब 25 में से एक लेंगे तो 25C1 होता है 25, और नीचे भी काम हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएंगे 51C1, वो होता है 51। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 26 इंटू 52, 25 इंटू 51। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 51 इंटू 2 होता है 102। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट।
ठीक है, इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट है. इफ ऑल द 3 oranges आर गुड वंस, आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 50 oranges, out of which 12 are good, 3 are bad ones, will be approved for sale. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक बॉक्स बनाना है, कितने ऑरेंजेस का, 3 ऑरेंजेस का. अगर उसमें सारे के सारे सही ऑरेंजेस होंगे तो बॉक्स अप्रूव्ड हो जाएगा, अगर उसमें से एक भी गलत हो गया तो रिजेक्टेड हो जाएगा. तो हम अब देखो क्या करेंगे, और ये भी ध्यान रखना कि अगर आपने एक निकाल लिया तो वापस उसको डाल नहीं सकते. ठीक है, 50 ऑरेंजेस है, इसमें से 12 जो है वो गुड है और 3 जो है वो बैड है, मतलब ख़राब है. ये सही है, ये ख़राब है, और हमें 3 ऑरेंजेस लेने हैं. ठीक है, लेकिन वो तीनों के तीनों ऑरेंजेस सही होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए. तो ए ले लो, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड. ठीक है, हमने ले लिया फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड. 3 ऑरेंजेस लेने ना, तो हम 3 केसेस लेंगे. बी लेंगे, सेकंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड. ठीक है, ये समझ लेना, यही लिखा हुआ है. सी थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड. ठीक है, अब हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. अब देखो हमारे पास गुड ऑरेंज है 12 और इसमें से हमने एक लेना है, तो वो कैसे लिखेंगे, 12C1. 12C1 होता है 12. 12C1 का मतलब हुआ कि हमने 12 में से एक ऑरेंज सेलेक्ट किया. कितने ऑरेंज सेलेक्ट किए, एक. तो ये हो जाएगा 12C1 अपॉन, और टोटल कितना है, या इसको ऐसे लिखो 12C1 12 ही होता है ना, और टोटल है 15. 15C1 भी 15 हो जाएगा. अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, अगर आपने एक निकाला है ऑरेंज तो वापस नहीं डाल सकते. तो पीछे गुड वाले कितने बचे, 11. अब 11 में से एक लोगे, क्योंकि सेकंड में भी आपको एक ही ऑरेंज लेना है. तो 11C1 इज़ 11, और नीचे भी एक काम हो जाएगा, तो 14C1 इज़ 14. इसी तरह सी की प्रोबेबिलिटी निकालो. सी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसमें भी एक काम हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापस डाल नहीं सकते. 13 10/13. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. 12/15, 11/14, 10/13. ठीक है, ये जाएगा 3 के टेबल से. 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 2 से, 2 2 से, 2 7 से. तो ये आ जाएगा कितना, ये मैंने 7 कहाँ से लिख दिया, ये 4 था ना, ये मैंने गलती से ना 2 लिख दिया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा 11 अपॉन, यहाँ इसको दोबारा करो यार, एक सेकेंड को. 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13. अब फिर से काटो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 1 से, 5 2 से. ये 7 यहाँ लिखना था, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया. 11 4 ज़ा 44, 13 7 ज़ा 91. तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड. लेट ए बी द इवेंट हेड अपेयर ऑन द कॉइन, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई. चेक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट. ठीक है, अब देखो एक कॉइन दिया हुआ है जिसकी सैंपल स्पेस होती है हेड टेल, और एक डाई दिया हुआ है अनबायस्ड डाइज, जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हम लूडो खेलने में यूज़ करते हैं. अनबायस्ड का मतलब वो होता है. अब इसकी सैंपल स्पेस बनाओ, देखो क्या बनेगा, H1 H2 H1 H2 H3 H4 H5 H6. ठीक है, फिर T के साथ भी ऐसी, T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4, फिर T5 और T6. ठीक है, ये कितने हो गए टोटल,
NS, ये 12 हो गए, ठीक है। अब A पढ़ो, A देखो क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है हेड अपेयर ऑन द कॉइन, तो जिसमें A है, हेड है, वो A ले लो। हेड देखो किस किस में, इन सब में हेड है, फर्स्ट 6 में H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। अब B देखो क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है B बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, तो 3 देखो किस में है, H3 और T3, सिर्फ इन दोनों में है। अब A इंटरसेक्शन B निकालो, A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन देखो क्या, सिर्फ H3 कॉमन है, ठीक है। अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड में टोटल है 12, ठीक है। ये कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। अब B की प्रोबेबिलिटी निकालो, B देखो कितने हैं 2 और टोटल है 12, तो ये भी आ जाएगा 1/6। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक है, तो टोटल है 12। अब हमें इसको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो PA इंटू PB करो। PA देखो कितना है 1/2 और PB है 1/6, ये आ जाएगा 1/12। देखो दोनों बराबर आ गए, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, तो हेंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 इन ग्रीन is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. R, A and B are independent, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले S ले लो, S क्या होगा, सैंपल स्पेस, कितने एलिमेंट है, 6 तक है, तो इसमें NS एलिमेंट हो गए 6, ठीक है। अब A आ जाओ, A क्या दिया, A B दिया इवेंट, नंबर इज इवन, इवन देखो किस किस में है 2 4 6। इसी तरह B निकालो, B देखो क्या, B कहाँ गया, B बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, रेड वाला देखो ये था 1 2 3 इन रेड, हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में कॉमन देखो क्या, दोनों के बीच में सिर्फ 2 कॉमन है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, ये कितना हो जाएगा 3/6, ये भी 3/6, 1 2 3 और टोटल 6 है, और इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक है, तो ये हो जाएगा 1/6। अब हमें PA इंटू PB निकालना है, 3/6 इंटू 3/6, ये हो जाएगा 9/36, वो आ जाएगा 1/4। तो देखो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB, तो हेंस A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट E एंड F बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिया हुआ 3/10 एंड इंटरसेक्शन दिया हुआ 1/5। तो हमें चेक करना है क्या E एंड F इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सिंपल है, सबसे पहले PE इंटू PF निकालो, PE की वैल्यू 3/5, PF की वैल्यू 3/10, तो ये हो जाएगा 9/50, 3 3 ज़ा 9, 5 10 ज़ा 50। अब देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये 9/50 और ये 1/5 है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू P इंटू PF, तो हेंस E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, गिवन डैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच डैट पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5, पी ऑफ बी इक्वल टू पी, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। देखो हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है और पी ऑफ बी दिया हुआ है, वो पी दिया हुआ है, हमें ये पी निकालना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब उनकी इंटरसेक्शन 5। समझ आई मेरी बात? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी 0। जब कुछ भी नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 आएगी। अब आप लगाओ यूनियन का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू देखो क्या दी है 3/5, पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू p और इंटरसेक्शन की वैल्यू 0। ठीक है, इस 1/2 को इधर ले आओ तो p कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लो, 5 2 = 10, तो ये 6 - 5, तो p आ गया 1/10। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का तो मतलब पता है आपको, p ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और पी बी की वैल्यू p, तो ये आ जाएगा p/2। अब हम लगाते हैं यूनियन का फॉर्मूला। हमें निकालना है दोनों पार्ट में p, स्मॉल p। ये मैंने यूनियन का फॉर्मूला डाल दिया। p ऑफ a यूनियन b दिया हुआ है 3/5, p ऑफ a 1/2, p ऑफ b देखो क्या दिया हुआ है p, और a इंटरसेक्शन b तो मैंने आपके सामने निकाला p/2। ठीक है, इस 1/2 को इधर लाओ और इन दोनों का एलसीएम लो, ये बचेगा 2p माइनस p, तो p/2 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो ये बनेगा 2p माइनस p, वो p/2 होता है। ठीक है, 3/5 और 1/2 का हमने अभी एलसीएम लिया था, ये आया था 1/10, तो ये इससे काटो, p आ जाएगा 1/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और बी की दी है। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला डालो, क्या होता है, ये तभी डालना जब इंडिपेंडेंट बोला हो, पी ए इंटू पी बी। पी ए है 0.3 और पी बी है 0.4, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 0.12। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4 माइनस 0.12। ठीक है, 0.3 प्लस 0.4 ये हो जाता है 0.7। 0.7 में से 0.12 गए, ये हो जाएगा ना 0.7 में से 0.12 गए, यहाँ पे 0 लगा दो। 10 में से 2 8, 7 9 6 में से 1 5, एक सेकेंड, 10 में से 2 गए, हाँ 5, तो 0.58। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड है पी ए बाई बी। ए बाई बी का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12 और पी बी की वैल्यू 0.4, तो ये इससे कटेगा, ये बनेगा 0.3। अब लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। इसका फॉर्मूला डालो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए।
अब बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12 और पी ए की वैल्यू 0.3, तो ये कटेगा, ये आएगा 0.4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए दिया 1/4, पी ऑफ बी दिया 1/2 एंड इंटरसेक्शन दिया 1/8, हमें क्या निकालना है? पी नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, नॉट ए एंड नॉट बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉट ए को ना हम नॉट ए को ए डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए डैश। और एंड होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। और नॉट बी को हम लिख सकते हैं बी डैश, ठीक है। अब आपने 11th क्लास में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था? अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो हम उसको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ये था डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर आपने ये भी पढ़ा है, पी ए डैश को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, है ना। ये पी नॉट ए होता है, नॉट ए आपने 10th में भी पढ़ा है। नॉट ए को लिखते हैं 1 माइनस पी ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब आप यहाँ पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाल दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी और आंसर आ जाएगा। पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/8। अब आप इसका एलसीएम लो, 8 एलसीएम, यहाँ पे आएगा 2, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 में से 1 गए 5/8, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 में से 5 गए 3/8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, और 15 पे नहीं 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए दिया 1/2, पी ऑफ बी दिया 7/12, पी नॉट ए और नॉट बी दिया 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट के लिए सबसे पहले पी ए इंटू पी बी निकालो। पी ए देखो क्या दिया हुआ है 1/2 और पी बी दिया हुआ है 7/12, तो ये हो जाएगा 7/24। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो हम इससे निकालेंगे। पी नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/4, ठीक है। नॉट ए को मैंने अभी बताया, ये देखो नॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डैश। क्या लिख सकते हैं? ए डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश। और होता है, और को बोलते हैं यूनियन, नॉट बी हो जाएगा बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, ए डैश यूनियन बी डैश, जिसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ये बनता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू 1/4। अब पी ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, तो ये बनेगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये लगाई मैंने डेफिनेशन। अब इसको उधर, इसको इधर, 1 माइनस 1/4 और इसको उधर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/4 इज 3/4। अब देखो क्या ये और ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है ना बराबर। तो हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये हो गया हमारा 10th भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट probability of A equal to 0.3, probability of B equal to 0.6, find। फर्स्ट पार्ट में निकालना है P A एंड B। अब एंड क्या होता है? एंड होता है इंटरसेक्शन। अब देखो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि A और B इंडिपेंडेंट है, तो हम ये यूज कर सकते हैं ना, PA इंटू PB। अब PA देखो कितना है, 0.3 और PB 0.6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.18। ठीक है, सेकंड पार्ट आ जाओ, A एंड नॉट B। ठीक है, अब देखो एंड क्या होता है? इंटरसेक्शन। और नॉट B को हम लिख सकते हैं B डैश। ठीक है, इसको देखो मैं लिख रहा हूं PA इंटू PB डैश। क्यों? बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अब PB डैश को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस PB। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। अब PA की वैल्यू यहां डाल दो, PA की वैल्यू 0.3 और PB की वैल्यू 0.6। 0.1 में से 0.6 के 0.4, तो ये हो जाएगा 0.12। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है A और B। A और B, और होता है यूनियन। और क्या होता है? यूनियन। तो A और B का फॉर्मूला लगा दो, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब यहां पे PA की वैल्यू डालो 0.3, PB की 0.6 और इंटरसेक्शन की हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है 0.18। 0.3 प्लस 0.6 होता है 0.9, तो 0.9 में से 0.8 गए 0.72। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आ जाओ। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ पार्ट में है नीदर A नॉर B। देखो नीदर A होता है A डैश, नॉर तो आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा ना, लॉजिक गेट में। नॉर होता है नॉट प्लस और। वो क्या बनता है? नॉट प्लस और बनता है एंड होता है इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा B डैश। ठीक है, अब यहां पे लगाओ डी मॉर्गन्स लॉ। A डैश इंटरसेक्शन B डैश होता है A यूनियन B का होल डैश। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब PA डैश को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस PA, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस PA यूनियन B, क्योंकि ये A है। अब A यूनियन B की वैल्यू हमने निकाली है 0.72, तो 1 में से 0.272 निकालोगे तो आएगा 0.28। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अ डाइस इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। अब देखो अ डाइस इज टॉस थ्राइस, तो देखो सैंपल स्पेस बना रहा हूं इसकी, ये बनेगा 1 1 1 1 1 2 अप टू सो 1 6 6 6। ठीक है, तो NS में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, और डाइस हैं 3, तो ये बनेगा 6 का क्यूब, वो होता है 216। ठीक है, अब हमारे पास दिया है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम A मैं इवेंट ले रहा हूं, ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो कम से कम एक ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखो मैं अगर ये रख दूं, एक ये केस बनेगा, अगर मैं तीनों ऑड रख दूं, एक ये केस बनेगा, तो ये कितने सारे बनेंगे, ये बनाना पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो हम ना इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे।
कॉम्प्लीमेंट में हम लेंगे ए डैश, हम कहेंगे नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इवन नंबर, है ना। नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर का क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे इवन नंबर आ जाएंगे। अब देखो ये हमारे पास ये है ना, ऐसा ही है ना, एक्स वाई जेड। अब इस वाली प्लेस में भी कौन से नंबर आएंगे, 2 4 6। इस वाली प्लेस में भी कौन आएगा, 2 4 6। और इस वाली प्लेस में भी कौन आएगा, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर, 3। यहाँ भी कितने नंबर आएंगे, 3। और यहाँ भी कितने नंबर आएंगे, 3। और अपॉन टोटल 216। ये हो गया 27/216। 3 3 9, 9 3 27। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ए डैश कर दो, तो ये आ जाएगा 27/216। अब इसका एलसीएम लो, 216 में से 27 गए, कितने बचते हैं, ये बचेंगे 16 बचे तो 11 बचे, 191। ठीक है, 191 ही बचते हैं ना। हाँ, अब क्या करो, इसको किसके टेबल से काटें, 13 के टेबल से नहीं, 216 में से 27 गए तो मैंने गलत लिखा था, 189 आता है। अब इसको ना 27 के टेबल से काटो, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 189 आता है, और 27 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है। तो आंसर आ जाएगा 7/8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 blacks and 8 red balls. Find the probability that first part है both balls are red. तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, both balls are red। अब देखो रेड कितनी है, हमने ए भी रेड लेनी है, हमने फर्स्ट बॉल, देखो यहाँ पे फर्स्ट बॉल लेनी है रेड, और बी भी सेकेंड भी हमने रेड लेनी है। ठीक है, तो रेड वाली देखो कितनी है, 8। तो 8 अपॉन टोटल 10 + 8 18। तो फर्स्ट केस में रेड ले ली। अब दूसरे केस में विद रिप्लेसमेंट है कि एक बार निकाली वापस डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा रेड वाली लेंगे। रेड कितनी है, 8 अपॉन 18। समझ आई। अब ये हो जाएगा 4/9, और ये भी 4/9। 4 4 16/81। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्लैक बी हो गया, और सेकंड जो है सेकंड इज रेड। अब देखो ये लिख लो, ब्लैक कितनी है, ब्लैक है 10 और टोटल है 18। तो ये आ जाएगा 10/18 इंटू रेड कितनी है, 8/18। तो इसको काटो, 5/9, 4/9। तो ये आ जाएगा 20, 5 4 20, 9 9 81। ठीक है, इसके बाद पढ़ो क्वेश्चन। सेकंड पार्ट तो हो गया हमारा, अब आ जाओ थर्ड पार्ट। देखो क्या कहता है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब इसने बोला कि पहली लो ब्लैक, ये देखो मैंने फर्स्ट ब्लैक ले ली, और सेकंड लो रेड, तो ये मैंने रेड ले ली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही रेड हो जाए और दूसरी ब्लैक हो जाए, है ना। तो दो केसेस बनेंगे। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10/18, रेड 8 है, 8/18। फिर यहाँ पे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी और रेड की 8/18 और ब्लैक की 10/18। ये 5/9, ये 4/9, ये 5/9, 4/9, 5/9। तो ये हो जाएगा 20/81, और यहाँ पे भी 20/81। एलसीएम देखो दोनों का सेम आ रहा है,
तो 20 + 20 40/81, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ए की प्रोबेबिलिटी दी है 1/2 और बी की दी है 1/3। अब आगे पढ़ो। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये कह रहा है कि दोनों बंदे ए और बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो कहता है द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो गई, तो मतलब किसने सॉल्व की। अब आपको ये थोड़ा पता कि किसने किया, हमें ये नहीं पता किसने किया, तो हम ना इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रॉब्लम किसने सॉल्व की है, ए ने की है या बी ने की है, तो हम मान के चलेंगे किसी ने भी नहीं की। तो कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे लेते हैं, 1 - p प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। हमने मान लिया कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब हो गया कि ए ने नहीं की, इसको कहते हैं ए डैश मतलब नॉट ए ने नहीं की। समझ रहे हो ना, ए डैश क्या हो गया, नॉट, और एंड इंटरसेक्शन बी ने भी नहीं की, उसको भी मैं लिख रहा हूं बी डैश। ठीक है, इसका मतलब हो गया ना ए ने की ना बी ने की। अब यहां पे देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम नहीं, इसमें डी मॉर्गन नहीं लगाएंगे। अब देखो इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है ना, तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे हम ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी लिखते हैं ना ऐसा, तो मैंने इसको भी ऐसा ही लिख दिया, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है। अब पी ए डैश को हम लिखेंगे 1 - पी ए, तो ये बनेगा 1 - पी ए, और पी बी डैश को लिखेंगे 1 - पी बी। अब पी ए की वैल्यू डालो यहाँ पे, पी ए 1/2 और पी बी 1/3। अब देखो 1 में से 1/2 गया 1/2, 1 में से 1/3 गया 1/3, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। एलसीएम ले लो, 6 में से 1 गया 5/6। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। कितना आ गया, 2 × 3 = 6, 5/6। ठीक है, ये आ गया किसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे ना ठीक करना, थोड़ी गलती कर दी, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गए तो 2/3 होता है, तो मैंने गलती से ये लिख दिया, तो ये बचेगा 1/3। तो इसका एलसीएम लोगे तो 3 में से 1 गया 2/3, आंसर आ गया 2/3। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसने कहा कि सिर्फ एक ने प्रॉब्लम सॉल्व की, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, मान लो ए ने की तो वो ए हो गया, और बी ने नहीं की तो वो बी डैश हो गया। या ऐसा भी हो सकता है ए ने की, ए ने नहीं की तो बी ने की होगी। ठीक है, ए ने की प्रॉब्लम सॉल्व, बी ने नहीं की तो उसको लिखते हैं बी डैश। फिर दूसरा केस लिया, ए ने नहीं की उसको लिखा ए डैश, और बी ने की उसको लिखा बी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी। अब पी बी डैश को लिख सकते हैं 1 - पी बी, और इसको भी 1 - पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो, देखो पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू 1/3, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 1 - पी बी की वैल्यू 1/3, फिर यहाँ पे भी 1 - पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू 1/3। तो 3 में से 1 गया 2/3, और इधर भी 1 में से 1/2 गया 1/2,
तो एलसीएम लो, ये बनेगा 2/6, ये बनेगा 1/6, तो ये आ जाएगा 3/6, तो आंसर आ गया 1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 14th भी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होती है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आ जाओ। ई देखो क्या दिया, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होते हैं 13/52। अब एफ निकालो। एफ देखो क्या दिया, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस होते हैं 4/52। ठीक है, अब इनके बीच का इंटरसेक्शन देखो, स्पेड में और एस में क्या कॉमन होता है? स्पेड में ना सिर्फ एक एस होता है, तो दोनों में कॉमन हो गया एक एस, तो हो गया 1/52। अब हमारे पास ये मिल गया, अब हम ये निकालते हैं, ये काट लो 1/4 और ये 1/13। ठीक है, 1/4 आएगा और ये 1/13। ठीक है, अब हम पी ई इंटू पी एफ निकालते हैं, वो हो जाएगा 1/4 इंटू 1/13, तो वो हो गया 1/13 इंटू 4 52। देखो ये इसके बराबर आ गया, इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो हम कह सकते हैं पहला पार्ट में ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक होते हैं 26। और उसके बाद एफ देखो कितना है, किंग कितने होते हैं? 4। तो दोनों में कितने कॉमन हुए? दोनों में कॉमन होते हैं, देखो 26 ब्लैक है और 4 किंग है, तो 26 में 2 किंग तो होते हैं ना, तो वो हो जाएगा 2/52। तो ये आ जाएगा 1/26। अब हमें इसको इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो पी ई इंटू पी एफ निकालो। पी ई है 1/2 और पी एफ है 1/13, तो ये आ जाएगा 26। देखो बराबर आ गए दोनों, इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है। द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। अब किंग और क्वीन कितनी होती हैं? किंग होते हैं 4 और क्वीन होती हैं 4, तो 4 + 4 8, 8/52। अब एफ पे आ जाओ। एफ क्या दिया है? द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। क्वीन होती हैं 4 और जैक होते हैं 4, 8/52। अब दोनों में कॉमन देखो क्या, दोनों में देखो क्वीन कॉमन है, तो क्वीन होती है 4/52। तो ये आ गया 1/13। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी ई इंटू पी एफ। पी ई देखो कितना है, ये दोनों 8/52 इंटू 8/52। ठीक है, इनको काटो, ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा ना, 4 के टेबल से कटेगा 2 13, ये 2 और ये 13, तो ये आ गया 4/13 इंटू 13 169। देखो इसके बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रेड हिंदी न्यूज़पेपर। तो उसको लिख दो, हिंदी को PH, 60% हो गया 60/100। अब आगे पढ़ो, 40% रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उसको इंग्लिश को E से डिनोट कर लो। ठीक है, फिर आगे 20% रेड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ मतलब इंटरसेक्शन, H और E के बीच की इंटरसेक्शन, वो हो गया 20/100। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रेड
नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट, नीदर हिंदी, नीदर हिंदी को लिखेंगे एच डैश, नॉर हो गया इंटरसेक्शन, और इंग्लिश न्यूज़पेपर को लिखेंगे ई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। क्या बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये हो जाएगा एच यूनियन ई का होल डैश, जो हो जाएगा, इसको पी ऑफ ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी एच यूनियन ई। अब यहाँ पे एच यूनियन ई का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एच यूनियन ई का फॉर्मूला? पी एच प्लस पी ई 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, एच इंटरसेक्शन ई। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है बस। एच की वैल्यू 60/100, ई की वैल्यू 40/100 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 20/100। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूँ। 100, ये 100 हो गया, 100 में से 20 के 80/100, तो ये बचेगा 20/100। तो इसको लिख दो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 1/5। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। इफ शी रेड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब देखो जहां पे इफ लिखा होता है ना, तो मैंने बताया था वो गिवन इफ लिखा हो वो होती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी। क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब ए बाय बी। ठीक है, तो हिंदी वाले जो इफ होता है ना उसको हमेशा हम बी लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इफ या गिवन लिखा हो उसको हम क्या लेते हैं? बी। तो बी यहां पे है एच, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इंग्लिश वो ऊपर लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। इसकी वैल्यू दी है हमारे पास 20/100 और इसकी वैल्यू एच की 60/100। तो ये सॉल्व कर लो, ये 2/6 हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट, इफ शी रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इफ वाला हमेशा नीचे आएगा, इंग्लिश वाला अब नीचे, और देन शी रेड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर वाला ऊपर। अब लगाओ इसमें फॉर्मूला, एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू देखो क्या, 20/100 और इसकी वैल्यू ई की 40/100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/4। 2/4 होता है 1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड। देखो पेयर ऑफ डाइस कितने होते हैं? 2। तो 2 डाइस में कितने सैंपल स्पेस बनती है? 6 की पावर 2 36। ठीक है, अब इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हो गया सिर्फ 2 सिर्फ क्या हो गया? 2 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये 1 है और टोटल कितने हैं? 36। तो आंसर आ जाएगा 1/36। डी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। ये हो गया हमारा 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हमारे पास, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट पार्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जिनके बीच में इंटरसेक्शन 5 हो। तो पहला तो हो गया फॉल्स, ये नहीं होगा। दूसरा, पहले ये देखते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी, इंडिपेंडेंट में पी और पी बी भी बराबर नहीं होता, ये भी फॉल्स। नेक्स्ट, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, ये भी नहीं होता। अब ये वाला चेक करो, ये देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ पी ए डैश इंटू पी बी डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, और पी ए डैश होता है 1 माइनस पी ए और पी बी डैश होता है 1 माइनस पी बी। तो देखो ये हमारा बी ऑप्शन आ गया, तो बी वाले को टिक कर लेना। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज खत्म होगी।